आइए दोस्तों, हम यहाँ करते हैं भाग 2 हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आपके 37 में से कितने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई। अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो बताइए रामचरितमानस की किस भाषा में की गई है। इसका सही आंसर है अवधी। अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, विनय पत्रिका। ये भी कई बार आ चुका है पेपर में। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। ब्रजभाषा। कौन सा होगा। ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ब्रजभाषा में लिखी गई है। ठीक है। अगला है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द। जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है आपका पूर्वज, दूसरा है आपका अंत्यज, तीसरा भूतपूर्व और चौथा है आपका अनागत। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए पूर्वज। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए एक शब्द है। बहुत सी भाषाओं को जानने के लिए एक शब्द है। पहला है बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, द्विभाषिया, बहुभाषिया। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला बहुभाषाविद। कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आया हुआ है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें। शुद्ध शुद्ध का देखिए, पुरस्कार, कवित्री, पूज्य, पक्षगण। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा चुका है। तो ये हमारा होगा पक्षगण, ये शुद्ध है। कवित्री सोच रहे हो लोग ये शुद्ध है, नहीं, क्योंकि कवित्री तो ऐसे लिखा जाता है कवयित्री, इस तरीके से शुद्ध होता है। ठीक है। ये होता है पुरस्कार और इधर होता है पूज्य। तो ये तीनों गलत हैं, केवल एक सही है हमारा। कौन सा, डी, पक्षगण। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम, तत्सम कहते हैं शुद्ध रूप जो संस्कृत से लिए गए हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। पहला है हरिद्रा, दूसरा हरिद्रका, तीसरा है हरिद्रा और चौथा है हलिद्रा। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ये ऑप्शन सही है इसका, हरिद्रा। इस तरीके से लिखा जाएगा, ये शुद्ध रूप है इसका, हरिद्रा। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा का क्या अर्थ है। ये आपकी लोकोक्ति है। आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि खग जाने खग की भाषा ये लोकोक्ति है या मुहावरा। तो ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका पक्षियों की तरह बोलना। ये क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन है इसका पक्षियों की तरह बोलना, दूसरा है पक्षियों की भाषा न जानना, तीसरा ऑप्शन है पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं और चौथा ऑप्शन है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, डी आंसर। ठीक है। क्योंकि खग जाने खग की भाषा जो समान एक जैसे लोग होते हैं वो एक दूसरे को सराहते हैं। यह है इसका सही आंसर। ठीक है। अगला है आपका औंधी खोपड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये औंधी खोपड़ी वाला। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। मोस्ट, कई बार परीक्षा में आ चुका है। पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, दूसरा है कुछ निर्णय न कर पाना, तीसरा है झगड़ालू होना और चौथा है आपका किंकर्तव्य मूढ़ होना। तो देखिएगा ये तो आपका हो नहीं सकता ना, ये होगा। अब बचे आपके दो, झगड़ालू और मूर्ख। इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से कौन सा होगा, क्योंकि दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, औंधी खोपड़ी, मूर्ख या झगड़ालू। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें होगा मूर्ख। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है,
फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। यानी नहीं, इसका जरूर ध्यान रखना। हम लोग जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं कि फूल का अरे पर्यायवाची ये होगा, ठीक नहीं, इसमें नहीं पूछा है। तो देखो फूल का सुमन ऑप्शन है, पुष्प है, तनुजा है और कुसुमा है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। यानी फूल को सुमन भी कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। पुष्प भी कहते हैं, ये भी सही है। कुसुमा कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे तनुजा है वो सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है वही हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, तनुजा। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कल्प वृक्ष। तो पहला ऑप्शन है आपका पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष। तो ये तीनों के तीनों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी होगा आपका डी, ये सभी। अगला है आपका उन्मूलन का विलोम क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उन्मूलन का विलोम कई बार आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है इसका उत्थान, दूसरा है उत्कर्ष और तीसरा है रोपण, चौथा है आपका अवनति। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, रोपण। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी की स्पर्श घोष माप्राण दंत्य व्यंजन ध्वनि है। तो उसने कितनी चीज़ें आपसे पूछ ली कि हिंदी की स्पर्श में भी आना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, घोष या सघोष बात एक ही है, महाप्राण भी होना चाहिए, दंत्य भी होना चाहिए। तो ऐसा इसमें कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका भ और दूसरा ऑप्शन है आपका द, तीसरा है थ, चौथा है ह। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा थ, ये थ आंसर होगा, क्या होगा, थ। ये जो है ये आपका स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, थ, यानी सी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पश्च स्वर है, कौन सा, पश्च स्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताइए पश्च स्वर इसमें कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आ, छोटा है छोटा, दूसरा, तीसरा है ए और चौथा है ए। तो बताइए इसमें सही आंसर होगा आपका ए, बड़ा, ये वाला पश्च स्वर। अगला है समाप्त सूचक चिन्ह है, समाप्त सूचक चिन्ह है। असमाप्त सूचक इसमें कौन सा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा पहला आंसर सही है। इस तरीके से हम ऐसे ऐसे ये समाप्त सूचक हो गया, या फिर इस तरीके से ऐसे कर दें तो ये समाप्ति सूचक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं ये। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। पहला है आपका फ्रेंच, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेजी और चौथा है जापानी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ये है हमारा पुर्तगाली, यानी बी ऑप्शन सही है इसका, क्या है, पुर्तगाली। अगला है अलवारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलवारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। तो इस ये भी आपका पुर्तगाली है, डी, यानी आल्पीन, गमला, अलवारी ये सब कैसे हैं, पुर्तगाली, ठीक है। अगला है, ये पेपर में कई बार आ भी चुका है और आने की संभावना भी है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है, रिक्शा। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है तुर्की और चौथा है आपका जापानी। तो बताइए रिक्शा जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो ये हमारा आंसर सही है इसका, चौथा डी, जापानी। याद रखिए मैं इसका उत्तर बताऊं इससे पहले आप सोच लिया करो कि इसका उत्तर ये होने वाला है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा चुका है, कई बार, और अधिकतर बच्चे इससे गलत करते हैं। तो बताइए 19 में ज़्यादातर बच्चे ये करेंगे उन कौन सा होगा पता नहीं, या उत करेंगे। तो इसका सही जो आंसर है वो है उन। ये आधा ना नहीं आएगा, पूरा ना आएगा, ये वाला इस तरीके से उन। ये 19 शब्द में उपसर्ग है उन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है,
कारक कितने होते हैं बताइए? 8। कारक चिन्ह मैंने आपको बताए थे कि 8 चिन्ह होते हैं कि मैं काम से जा रहा हूं तो इसमें कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है संप्रदान कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक है, या चौथा अधिकरण कारक है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? करण कारक। कौन सा होगा? करण कारक। ठीक है। अगला है कारक के भेद। तो बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तुमने बताया कारक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं कारक? 8। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु में कौन सा समास है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अजात शत्रु में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय और चौथा है आपका बहुब्री। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा बहुब्री, अजातशत्रु, यानी इसमें तीसरा ही अर्थ निकले। बहुब्री समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकलता है बहुब्री समास में। अगला है आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। ये आपका पुनर्जन्म शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है कि शुद्ध शुद्ध में पुनर्जन्म कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिएगा इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुम्हारा ऑप्शन है पहला पुनर्धन जन्म, यानी इसमें आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो ये हो जाएगा हमारा पुनर्धन जन्म। ठीक है। कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि। अगला है लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। अब देखो ऑप्शन बताएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। लड़का सोता है ये वाक्य संबंधित है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है कि दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो ये मैं आपको सकर्मक अकर्मक करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो बताइए लड़का सोता है, कैसे पता करेंगे? क्या सोता है? पता नहीं। किसको सोता है? पता नहीं। जब आपको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है? अकर्मक। क्या है? अकर्मक। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये पेपर में ये मान के चलिए लाइन लगा के आता है, कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला पेपर है, और इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं क्योंकि जो चीज़ बार बार पूछी जाती है तो इसका मतलब कुछ तो इसमें बात है। ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि इसमें कौन सा सही होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है आपका उपमा अलंकार। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है आपका तरण तनुजा तट तमाल तरवर बौछाय में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है आपका यमक अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार, चौथा है आपका अनुप्रास अलंकार और तीसरा है अनुप्रास और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो देखिए यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तरण तनुजा तट तमाल, यानी त यानी त की वर्णों की आवृत्ति बार हो रही है, तो वहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा पूछे जाना पेपर है ये क्वेश्चन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में या उपनिषद में? तो ये हमें मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। तो हमारा ये पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा छंद है? तो पहला ऑप्शन होगा दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा चौपाई और चौथा है आपका रोला। तो बताइए इसमें कौन सा छंद है? ये मात्राओं के आधार पर होते हैं, मात्राओं को गिनना आना चाहिए। तो ये है दोहा। क्या है? दोहा। अगला है संचारी भावों की संख्या। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, बी 33, सी है 16 और डी है 99। तो सही आंसर है हमारा 33, बी आंसर सही है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य का 9वां रस, यानी रस 8 थे पहले, जो 9वां रस बनाया गया वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है भक्ति,
दूसरा है वत्सल, तीसरा है शांत और चौथा है आपका करुण रस। तुम्हारा इसमें सही आंसर होगा आपका सी, शांत। इससे मिला के 9 रस बन जाते हैं। तो कभी आपसे पूछेगा रस कितने होते हैं तो आप बताएंगे 9। इससे पहले 8 थे, तो 9वां रस जो आपका है वो शांत रस है। अगला है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार, हास्य, वीर, शांत। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है श्रृंगार। याद रहे ये श्रृंगार शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार पूछा जाता है कि श्रृंगार लिखा कैसे जाता है। तो श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार पूछा चुका है। और रस को रसराज कहना ये श्रृंगार का ही है। ठीक है, अगला है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, नवीन अर्थ। तो बताइए इसका क्या होगा? संक्षेप। पहला ऑप्शन होगा संक्षेप। अगला है, रोग पीड़ित में समान है। रोग पीड़ित में समास है। तो बताइए रोग पीड़ित में समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्री और चौथा तत्पुरुष। यानी रोग से पीड़ित, यानी यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। क्यों? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। रोग से पीड़ित। अगला है, छोटी है बड़ी है, अब दी हुई है। अंतिम 2 क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। छोटी है बड़ी है बर्ड क्या कहलाते हैं? ये जो बर्ड दिए हुए हैं सब आई करके बोल देते हैं। तो ये नासिक हैं या मूर्धन्य है, ये इस तरीके से होगा, मूर्धन्य है या ओष्ठ है या कंठ तालव्य है? बताइए। तो ये कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। याद रहे नहीं पूछा है। यानी बर्ड का देखो रंग, बर्ड का अर्थ रंग भी होता है। ठीक है, और जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। इसमें नहीं पूछा है, तो यही हमारा सही आंसर है, आकाश। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और हमको बस हिंदी का प्रैक्टिस बनाए रखना है और बार बार हिंदी पढ़ना है, क्योंकि यूपी पुलिस में आपको पता ही है कि कम से कम 37 क्वेश्चन आपके आने हैं। यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आने हैं और हमको 37 में से कम 35 नंबर तो लाने की संभावना रखनी कि हमारे 35 आ जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से देखेंगे कि हमारे नंबर इसमें कितने बजे, लगभग ये 33-34 क्वेश्चन के आसपास होंगे जो मैंने आपको कराए हैं। अगला सेट आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।